क्लास 8th हिस्ट्री और हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड द ट्राइबल्स पीपल एज। तो ब्रिटिश जो थे वो ट्राइबल्स पीपल को कैसे डिस्क्राइब करते थे, उनको कैसा समझते थे? तो वो उनको समझते थे सेवेज, बर्बर, यानी कि वो जंगली लोग हैं, उनको वो सभ्य नहीं मानते थे। कौन? ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स को सेवेज मानते थे, राइट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज। झूम कल्टीवेशन में बीज बोने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। यानी कि जब झूम कल्टीवेशन होता है तो उसमें बीज कैसे बोए जाते हैं? स्कैटर किए जाते हैं, यानी कि मुट्ठी में बीज लिए जाते हैं और छितरा के पूरे उस एरिया में फैला के गिरा दिए जाते हैं। किसी भी हल का और किसी भी टूल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता, स्कैटर कर दिए जाते हैं, बिखरा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्राइबल चीफ गॉट व्हाट काइंड ऑफ टाइटल्स, है ना। तो ट्राइबल चीफ जो थे उनको कैसे टाइटल्स मिले थे? सेंट्रल इंडिया में लैंड टाइटल्स मिले थे, राइट। नेक्स्ट है ट्राइबल्स वेंट टू वर्क। ट्राइबल्स जो है कहाँ काम करने गए थे? टी प्लांटेशन में काम करने गए थे। कहाँ पे? असम में। असम जो है उस समय भी टी प्लांटेशन के लिए फेमस था, आज भी टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। कारण क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन टी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो टी प्लांटेशन के लिए वो असम गए थे और कोल माइंस के लिए में काम करने के लिए बिहार गए थे। क्वेश्चन नंबर टू है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है झूम कल्टीवेटर्स प्लाउ एट द लैंड एंड सो द सीड्स। यानी कि जो झूम कल्टीवेटर्स होते थे वो जमीन पे प्लाव चलाते थे, यानी कि जमीन की जुताई करते थे, वहां हल चलाते थे और उसके बाद बीज बोते थे। नहीं, ये फॉल्स है। वो बस वहां आते, पेड़ों को काटते, घास को जलाते, बीज गिराते और खेती करते थे, ये उनका तरीका था। तो ये रहेगा फॉल्स। अगला है कोकुन्स वर बॉट फ्रॉम संथाल्स। कोकुन्स जो है वो संथाल से खरीदे जाते थे एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times एंड द परचेज प्राइस। यानी कि संथालों से वो खरीदते और मार्केट में उन्हें और 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। उसके बाद है बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोवर्स टू प्योरीफाई देमसेल्फ। बिरसा ने अपने फॉलोवर्स को, अपने अनुयायियों को क्या कहा कि वो अपने आप को क्या करें? प्योरीफाई करें, प्योर करें और गिव अप कर दें, छोड़ दें। क्या क्या छोड़ दें? ड्रिंकिंग छोड़ दें, है ना, ड्रिंकिंग लेकर शराब पीना छोड़ दें। स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट, और जो जादू टोना है उसमें विश्वास करना बंद करें। तो ये सब चीज़ें वो करें। तो डेफिनेटली बिरसा मुंडा ने इस चीज़ के लिए अपने लोगों को मोटिवेट किया था, ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। नहीं, ब्रिटिश को ट्राइबल वे ऑफ लाइफ से कोई मतलब नहीं था। उनको तो बस अपने रिसोर्स कलेक्ट करने से, अपना पैसा बनाने से मतलब था, यहाँ रूल करने से मतलब था, दैट्स इट। तो ब्रिटिशर्स ट्राइबल वे को प्रिजर्व नहीं करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट जो है कि वो ट्राइबल वे को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश राज में जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्होंने किन किन दिक्कतों का सामना किया। तो पहली दिक्कत तो ये थी कि दे हैड टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। यानी कि उनका जो ट्रेडिशनल तरीका था जीने का, झूम कल्टीवेशन करना, अपने जंगलों के रिसोर्स कलेक्ट करना, जहां मन करे वहां पे अपने जानवरों को चराना, तो ये सारी चीजें जो है ये खत्म हो गई। उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। अंग्रेजों ने जंगलों को क्या डिक्लेयर कर दिया? स्टेट की प्रॉपर्टी, यानी कि ब्रिटिश राज की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। अब उन पे यानी कि फॉरेस्ट रीजन पे ट्राइबल का हक नहीं है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जिनको रिजर्व कर दिया गया। एंड दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, और वहां पे कुछ जंगल उगाए गए, कुछ खास तरह के पेड़ उगाए गए, वो पेड़ उगाए गए जो अंग्रेजों की जरूरत के थे, जिनकी लकड़ी अंग्रेजों के काम आती थी। तो यानी कि उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखिए, उन्होंने एक तो फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, यानी कि ट्राइबल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अंग्रेजी राज की प्रॉपर्टी है ये सारे फॉरेस्ट। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जंगलों को, ठीक है।
तो रिजर्व का मतलब अब ये रिजर्व हैं, अब यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, यहाँ बस अंग्रेज अपने काम की लकड़ी उगाएंगे, दैट्स इट, अपने काम के पेड़ उगाएंगे, दैट्स इट। तो ये था। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन इन दिस फॉरेस्ट एरियाज। तो ट्राइबल्स जो हैं वो ना तो फ्रीली उन एरियाज में अपने जंगलों में घूम सकते हैं और ना ही झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज़ की मनाही हो गई। उसके बाद है दे वर फोर्स टू प्रैक्टिस सेटल्ड कल्टीवेशन विच वॉज नॉट ईजी। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले जितने भी फार्मर्स थे, इन सब पर फोर्स किया गया, इन सब पर दबाव डाला गया, क्या कि वो लोग क्या करें, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें, क्योंकि अंग्रेजों को ये जो झूम कल्टीवेशन करने वाले चरवाहे ये सब लोग पसंद नहीं थे। क्यों? इनको वो बहुत ज़्यादा असभ्य मानते थे। अंग्रेजों की नज़र में कौन लोग सभ्य थे? जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करें। क्यों? क्योंकि उन लोगों से पर टैक्स लगाया जा सकता था और उनसे टैक्स लिया जा सकता था। तो उन्होंने इन सारे ट्राइबल ग्रुप्स को क्या किया? सेटल्ड कल्टीवेशन करवाया इनसे, राइट। पॉइंट नंबर 5 है दोज हु स्टार्टेड सेटल्ड कल्टीवेशन हैड टू पे हाई रेवेन्यू। और ये तो अंग्रेजों का हमेशा से ट्रेडिशन ही रहा है, यहाँ के किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेना। तो उन्होंने पहले तो सेटल्ड कल्टीवेशन में डाला इन ट्राइबल ग्रुप्स को, पहले उन्हें सेटल किया एक जगह, उन्हें एरियाज दिए, ठीक है, और उनसे सेटल रहकर खेती करवाई, और फिर उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनकी लाइफ में ब्रिटिश राज में बहुत दिक्कतें आई। पहली चीज़, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ छोड़ दिए, फॉरेस्ट जो हैं वो स्टेट प्रॉपर्टी बन गए। ब्रिटिश जो है उन्होंने फॉरेस्ट को जो है रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ट्राइबल अब वहाँ झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उसके बाद जो है सेटल्ड कल्टीवेशन ईजी नहीं था, और जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन गए उन पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए गए। तो इतनी सारी दिक्कतें उनकी लाइफ में आ गई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। जो ट्राइबल चीफ थे, जो अपने अपने कबीलों के सरदार थे, अंग्रेजी राज में उनकी ताकत में क्या बदलाव आया, ठीक है, ये हमें बताना है इस आंसर में। तो जो ट्राइबल चीफ हैं, जो कबीलाई सरदार हैं, उनकी ताकत बदल गई, उनकी पोजीशन बदल गई। वो कैसे बदली उसको समझते हैं इस आंसर में। सो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। देखिए, जब तक अंग्रेज उनके जंगलों में नहीं घुसे थे तब तक ये जो ट्राइबल चीफ जो हैं ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इनकी एक अहमियत थी। दे हैड इकोनॉमिक पावर्स, उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, उनके पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस होते थे। दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। अपने पूरे कबीले में एडमिनिस्ट्रेशन करने का, वहाँ का राजपाट चलाने का काम किसका होता था? ट्राइबल चीफ का होता था, और अपने पूरे एरिया पे वो कंट्रोल रखते थे। दे हैड देयर ओन पॉलिसी, अपनी पॉलिसीज बनाते थे, नियम खुद बनाते थे, कानून कायदे खुद बनाते थे, राइट। दे डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि लोकल एरिया में क्या कौन से रूल बनाने हैं और फॉरेस्ट को मैनेज कैसे करना है, ये सारा उनके हाथों में था। तो ये सारी पावर्स थी ट्राइबल चीफ के पास अंग्रेजों के आने से पहले। अब चेंज क्या हुआ वो हमें समझना है। तो आप अपने आंसर में ये पोर्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर में आप ये पोर्शन लिखिए। अगर आप अपना आंसर थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इस पोर्शन को आप लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ चेंजेस की बात करेंगे कि ट्राइबल जो चीफ हैं उनकी लाइफ में चेंजेस क्या आ गए। तो पहला चेंज हम यहाँ पे ये देखते हैं, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, कि जो ट्राइबल चीफ है ना उनको बस अंग्रेजों ने कुछ लैंड टाइटल्स दे दिए, यानी कि उनको कुछ ज़मीनें उनको मिली, और उन क्लस्टर ऑफ विलेजेस में से, यानी कि उन गाँव में से, उन ज़मीनों में से वे रेंट लेते, यानी कि किसानों से टैक्स लेते और अंग्रेजों को देते, दैट्स इट। एक मिडल मैन, एक दलाल की भूमिका उनकी रह गई, बस। पॉइंट नंबर 2, दे वर डिवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो उनको छोड़नी पड़ी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, जो भी राजपाट चलाने का उनका जो अधिकार था, वो डिवेस्टेड, यानी कि वो उनको त्यागना पड़ा। कब? जब अंग्रेज आ गए उनके एरिया में, तब, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो, दे वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, और उन सबको वो कानून फॉलो करने पड़े जो अंग्रेजों ने भारत में बनाए थे। तो अंग्रेजों के कानूनों से अब वो चलने लगे, अब अपने फॉरेस्ट लॉज वो खुद नहीं बना सकते थे। पॉइंट नंबर 4, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते? ट्रिब्यूट्स देते, तोहफे देते, और अपने लोगों को, अपने ट्राइब के लोगों को डिसिप्लिन में रखते।
राइट, यानी कि वो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस ना करें, जैसा अंग्रेजों ने कहा है सेटल्ड कल्टीवेशन वो करें, अंग्रेजी सरकार आए तो उनका स्वागत करें। तो ये सब चीज़ें उनको डिसिप्लिन में रखने का काम, और शिकार ना करें, अपने जानवरों को जो है रिजर्व फॉरेस्ट में ना लेकर जाएं। तो ये सारे अपने गांव के लोगों को, अपने ट्राइब के लोगों को कंट्रोल में करने का काम ये करें। तो ये इनके काम रह गए थे ट्राइबल चीफ के। पॉइंट नंबर 5 देखो, दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर enjoyed among us their people। तो उनके लोगों में, यानी कि एक अपने कबीले में पहले जो उनकी अहमियत थी, पहले जो उनकी अथॉरिटी थी, वो सब अब जाती रही, वो नहीं रही, वो खो दी उन्होंने। नाउ दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। जो भी ट्रेडिशनल फंक्शंस होते थे, अपने रीति रिवाज होते थे, वो ये सब लोग नहीं कर पाते थे। पॉइंट नंबर 7 है, दे लॉस्ट देयर इकोनॉमिक, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स। तो यानी कि ये जो ट्राइबल चीफ थे, ये लोग, इन लोगों ने अपनी पावर खो दी। कौन सी पावर खो दी? इकोनॉमिक पावर्स, जुडिशियल पावर्स, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक पावर्स, जुडिशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पावर थी वो खो दी। इकोनॉमिक पावर यानी कि इनके पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे। जुडिशियल, अपने ट्राइब के लोगों का जब इनका किसी का झगड़ा होता था तो उनके झगड़े ये सॉल्व करते थे, वो पावर भी चली गई इनके हाथों से। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपने जंगल का राजपाट खुद चलाना, अपने ट्राइब प्रशासन खुद करना, ये पावर भी इनकी चली गई अंग्रेजों के आने के बाद। तो ये उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट दीकूस। यानी कि दीकू यहाँ पे किसको बोला गया है? अंग्रेजों को बोला गया है। दीकू का मतलब डाकू, ठीक है। तो यहाँ पे डाकू किसको बोला गया? अंग्रेजों को, जमींदारों को, ट्रेडर्स को, जो ट्राइबल्स एरियाज में आ गए, वहाँ ट्रेड करने लगे, उनकी ज़मीनें ले ली, उनको सेटल्ड कल्टीवेटर्स बना दिया और उनका जीवन बदल दिया, तबाह कर दिया। तो इन सारे लोगों को, इन ट्राइबल्स लोगों ने क्या कहा? दीकू कहा, राइट। तो ये गुस्से में क्यों थे दीकूस को लेकर? तो इनके गुस्से में होने के ना कई सारे कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? कारण पहला ये है, द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। एक तो उनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था, वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो इस बात से परेशान थे। कौन? ट्राइबल लोग परेशान थे। किन की वजह से? मिशनरीज की वजह से, मनी लैंडर्स की वजह से, हिंदू लैंडलॉर्ड्स की वजह से, अंग्रेजी सरकार की वजह से, राइट। तो उनका जो लैंड सिस्टम था, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, वो खत्म हो गया। वो झूम कल्टीवेशन जो है नहीं कर पा रहे थे। पॉइंट नंबर 2 देखो, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। ये जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और मनी लैंडर्स हैं, ये उनकी जमीनें ले रहे थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और ये जो मिशनरीज थे, जो अंग्रेजों के साथ आए थे, जिनका काम था ब्रिटिश जो क्रिश्चियन धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना, तो ये जो मिशनरीज हैं, ये क्या कर रहे थे? ये ट्राइबल जो कल्चर है, जिस कल्चर का ये ट्राइबल लोग बहुत सम्मान करते हैं, उनके कल्चर को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, उसको खराब बता रहे थे और कह रहे थे क्रिश्चियनिटी अच्छी है, तुम इसको फॉलो करो। तो इस केस में ट्राइबल्स को उनसे नफरत हो गई, ठीक है, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं मानते थे। पॉइंट नंबर 4 है, दे लॉस्ट देयर कंट्रोल ऑन देयर ओन फॉरेस्ट। जो ट्राइबल लोग थे, अपने ही फॉरेस्ट पर से उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो गया इन लोगों के आने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ वाज डिस्ट्रॉयड। ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं ये पॉइंट, है ना, कि उनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 6 है, दे हैड टू डू सेटल्ड कल्टीवेशन। उनको एक जगह ठहर कर खेती करनी पड़ी, विच वॉज नॉट ईजी, जो आसान नहीं थी। कारण, क्योंकि उन ट्राइबल एरियाज में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ड्राई कंडीशंस थी। तो ड्राई कंडीशन में सेटल्ड कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको ये सब करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से, इस वजह से वो इन सब लोगों से, मिशनरी से, मनी लैंडर से, ब्रिटिशर से, लैंडलॉर्ड से नाराज थे, यानी कि इन दीकुओं से नाराज थे, गुस्सा थे, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बिरसाज विजन ऑफ गोल्डन एज। बिरसा का गोल्डन एज का जो विजन है वो क्या है? मतलब बिरसा के शब्दों में अगर हम समझें तो गोल्डन एज क्या है? व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। और उन लोगों को ये जो बिरसा का विजन है, गोल्डन एज का विजन है, बहुत अपीलिंग लगा, ये बहुत अच्छा लगा और वो उसके साथ हो लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, यहाँ पे बिरसा गोल्डन एज के बारे में क्या कहता है कि वो जो समय था वो सतयुग था, वो सत्य का शासन था उस वक्त, है ना। वहाँ सतयुग था, वहाँ मुंडाज लोग रहते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे,
वहाँ पे अपने बाग उगाते थे। तो इस तरीके से उनका अपना एक लाइफस्टाइल था जो बहुत अच्छा था। उसके बाद वो बताता है कि वो अपने लोगों को जो है मारते नहीं थे, यानी कि उनमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से लड़ती झगड़ती नहीं थी, ऑनेस्टी से ईमानदारी से रहते थे। और दोबारा से हम वैसा ही कल्चर, वैसा ही शासन, वैसी ही खेती, ये सब हम दोबारा शुरू करेंगे। फिर बिरसा बताता है अपनी गोल्डन एज के इसमें विजन में कि उस वक्त जब गोल्डन एज आएगी दोबारा से, तब यहाँ पे ना ही कोई दीकू होगा, ना ही ब्रिटिश कंट्रोल होगा, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट भी नहीं होंगे, हिंदू लैंडलॉर्ड भी यहाँ नहीं होंगे, जमींदार भी नहीं होंगे, और कोई उनकी ज़मीन को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अपने एरिया में वो अपने अच्छे से शासन करेंगे और अपने खेतों में काम करेंगे और झूम कल्टीवेशन करेंगे, अपने जानवर पालेंगे, अच्छे से रहेंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 में देखो, बिरसा कहते हैं कि वो समय होगा जब जो ट्राइबल क्लैंस हैं ये अपनी दोबारा से अपनी ग्लोरी को दोबारा से पालेंगे। ठीक है, कोई भी उनके बीच लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और ड्रिंकिंग लेकर यानी कि शराब पीने जैसी लत जो है और सुपरस्टिशन को मानने वाली जो बुराइयां हैं, ये सब सारी चीज़ें, शराब पीने की, जादू टूना करने की बुराइयां उनके बीच से ख़त्म हो जाएंगी, और उनका जो सराउंडिंग्स होगा, उनका जो आसपास का एरिया होगा, वो साफ़ सुथरा होगा। तो ये 4 पॉइंट बताते हैं बिरसा के विज़न को। कौन सा विज़न? विज़न ऑफ गोल्डन एज। उसके बाद लोग क्यों साथ हो लिए बिरसा के, इसको समझते हैं। सो पीपल बिलीव्ड इन द विज़न प्रोवाइडेड बाय बिरसा एज दे also considered the exploitative policies of the colonist to be the reason behind all their troubles and miseries। बिल्कुल, लोग बिरसा को फॉलो इसलिए करने लगे क्योंकि लोगों को भी ये बात समझ में आ रही थी कि उनकी लाइफ में जो भी माइजरीज हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब इन दीकूज की वजह से हैं, मिशनरीज की वजह से हैं, जमींदारों की वजह से हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको समझ में आने लगी। दे वर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट्स लीड बाय बिरसा मुंडा, और वो तैयार हो गई बिरसा मुंडा की रिवॉल्यूशन में उसका साथ देने के लिए, उसकी लीडरशिप में काम करने के लिए। तो इस तरीके से वो लोग बिरसा के साथ हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपना रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपने फॉरेस्ट, अपना ट्राइबल लाइफस्टाइल दोबारा से गेन करना था। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।